नमस्कार दोस्तों, द हंसवाहिनी एजुकेशन बुंदेलखंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एसी परिपथ टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे आईआरएमएस धारा का वर्गमात मूलमान, एसी परिपथ के प्रतिरोध के लिए व्यंजक, एसी परिपथ में संधारित्र प्रतिघात अर्थात संधारित्र प्रतिरोध के लिए व्यंजक, एसी परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात अर्थात प्रेरकीय प्रतिरोध के लिए व्यंजक, एलसीआर परिपथ क्या है, एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध अर्थात प्रतिबाधा जेड के लिए व्यंजक, वोल्टेज व धारा की स्थितियां जैसे अग्रगामी पश्चगामी, इसकी तीन स्थितियां होती हैं। धारा वोल्टेज से कब अग्रगामी होगा, धारा वोल्टेज से कब पश्चगामी होगी और धारा वोल्टेज से कब समान कला में होगी। इन सारी स्थितियों के बारे में बात करते हुए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है आईआरएमएस। आईआरएमएस अर्थात धारा का वर्गमात मूल मान। धारा का वर्गमात मूल मान होता क्या है, इसका व्यंजक क्या होता है। यदि हम बात करें आईआरएमएस अर्थात धारा का वर्गमात मूल मान, धारा का वर्गमात मूल मान अर्थात धारा के एक पूर्ण चक्र में, किसमें एक पूर्ण चक्र में, जो समझ में आया बता देना ना, धारा के पूर्ण चक्र में, किसमें धारा के पूर्ण चक्र में। अब धारा के पूर्ण चक्र में जो धारा की वैल्यू आएगी उसका आप क्या करोगे, वर्ग, क्या करोगे वर्ग, और इन वर्ग का क्या निकालोगे आप, माध्य, क्या निकालोगे, और माध्य का क्या निकालोगे, वर्गमूल, क्या निकालोगे। देन जो वैल्यू प्राप्त होगी, जो मान प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, धारा का वर्गमात मूल मान। क्लियर है। अब हमें धारा के वर्गमात मूल मान के लिए व्यंजक की गणना करनी है, तो इसको दो क्वेश्चन आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर धारा के आईआरएमएस की गणना करनी है, या हम बोल सकते हैं आईआरएमएस व धारा के शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। क्या स्थापित कीजिए, संबंध, है ना। एक जेबी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीके से। कि धारा का वर्गमात मूल मान क्या था, डेफिनेशन मैंने बता दी, व्यंजक की गणना में बता रहा हूं। उसी व्यंजक के लिए आप दूसरा रिलेशन ये भी बोल सकते हैं आईआरएमएस व I0 अर्थात धारा का शिखर मान क्या है, यह संबंध स्थापित कीजिए। तो जैसे आपको पता होगा जो आईआरएमएस है, क्या है आईआरएमएस, धारा के पूर्ण चक्र में जो आईआरएमएस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई, पहले नंबर तो देखो, चूंकि आई बराबर क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी, समीकरण कौन सा हो गया फर्स्ट। अब चूंकि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वीडियो को ध्यान से देखते रहना, बंद ना हो पाए, है ना। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसकी वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन 0 से टी, किसका आई स्क्वायर, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष। तो ध्यान रखना यहाँ पे यदि हम आई की वैल्यू रख देंगे तो 0 से टी इंटीग्रेशन हो गया, आई की वैल्यू क्या है, अपॉन में क्या होता है टी, 0 से टी हमारा इंटीग्रेशन है। I0 यहाँ पे I की वैल्यू रखी तो I0 साइन ओमेगा टी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, टी, हाँ है ना। तो यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर खेल लेंगे तो 0 से टी, यहाँ पे क्या हो जाए I0 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो गया dt, डिवाइडेड बाय क्या है टी। ध्यान रखना यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है। जब टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो टी वाली वैल्यूज उसके लिए रहेंगी, और बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यू के रूप में हमें कहां पे निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमारी वैल्यू I0 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, इंटीग्रेशन 0 से टी किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। ये किसकी वैल्यू आ गई, आईआरएमएस का स्क्वायर। अब बच्चा ध्यान रखना यहाँ पे जो हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता, हमें ऐसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है अर्थात जिसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता हो। देन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो मैं वैल्यू पुट करूंगा वो होगी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है। हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर एम एस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल
आई जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, इंटीग्रेशन जीरो से टी, वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा? dt के साथ। अब ध्यान रखना यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? t के सापेक्ष। देन लिमिट क्या है आपका? कैपिटल T, है ना? देन हमें कैपिटल T की लिमिट को क्या करना है? चेंज करना है। तो t की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? 2 पाई बटे ओमेगा। क्या होता है? 2 पाई बटे ओमेगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो आई स्क्वायर RMS इक्वल क्या हो जाएगा? आई जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, टी की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई बटे ओमेगा। जो डबल है का ओमेगा होगा वो कहां पे पहुंच जाएगा? इनटू में, हाँ है ना? और यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो से टी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई बाई ओमेगा। इंटीग्रेशन किसका होना है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या चल रहा है? dt, हाँ है ना? यहाँ पे यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से समझना, यहीं से टॉपिक समझने वाला है। आई आर एम एस इक्वल आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा बटे 2 पाई। इंटीग्रेशन जैसे ही हम करेंगे तो जो पहले नंबर तो कांस्टेंट वैल्यू के रूप में हमने 2 को बाहर निकाल दिया। कहां पे निकाल दिया? 2 को बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इसके सापेक्ष होगा? टी के सापेक्ष। इतना समझ में आया? हाँ है ना? आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा बटे 2 दूनी 4 पाई। अब इंटीग्रेशन हम कर दें तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे कितना होगा? टी। अब माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। आया समझ में? ब्रैकेट क्या हो जाएगा? क्लोज। और इंटीग्रेशन क्या से? जीरो से हमारा क्या चला? 2 पाई बाई ओमेगा। आया समझ में? अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे? लिमिट का मान पुट करेंगे। किसका? लिमिट का मान रखने पर, अंदर आ जाओ यहाँ पे। लिमिट का मान रखने पर ध्यान रखना, जो अपर लिमिट होती है कौन सी? अपर लिमिट पॉजिटिव चिन्ह के साथ, और जो लोअर लिमिट रखते हो वो किस चिन्ह के साथ रखते हो? माइनस चिन्ह के साथ रखते हो। तो यहाँ पे अपन लिमिट की वैल्यू पुट कर दें। ध्यान रखना हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? आई स्क्वायर आर एम एस, वीडियो में यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो हमारा क्या चल रहा है? आई जीरो के स्क्वायर ओमेगा बटे में कितना है? 2 पाई। वैल्यू पुट करें, एक बार टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा प्लस चिन्ह के साथ, एक बार टी की वैल्यू 0, 2 पाई बाई 0 किसके चिन्ह के साथ रखनी है? माइनस चिन्ह के साथ रखनी है। ठीक है? हाँ है ना? तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा माइनस एक बार t की वैल्यू 0 के साथ नेगेटिव चिन्ह के साथ आएगी। इसके बाद हम आगे वैल्यू पुट करें, अब साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, तो t की जगह पे एक बार हम प्लस चिन्ह के साथ क्या रखना है? 2 पाई बाई ओमेगा, एक बार माइनस चिन्ह के साथ क्या रखोगे? 0। तो जो माइनस का चिन्ह हमारा फॉर्मूले जो था वही। अब वैल्यू पुट करें तो हमारा साइन 2 ओमेगा t की जगह पे क्या रख दिया? 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या है? 2 ओमेगा। क्लियर है? अब एक बार माइनस चिन्ह के साथ हमें t की जगह पे क्या पुट करना है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 2 ओमेगा t की जगह पे 0 बाई कितना है? 2 ओमेगा। यहाँ तक समझ में आया? इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाए? आई, यहाँ दिख रहा है आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल, इसको यदि सॉल्व करेंगे आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा बटे में कितना है? 2 पाई 4 पाई। इसको ध्यान से सॉल्व करना। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी? 2 पाई बाई क्या बचेगा? ओमेगा। यदि हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और यहाँ पे यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा? साइन 4 पाई बटे 2 ओमेगा। कितना समझ में आया? आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 0। और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे अर्थात 2 ओमेगा से तो भी क्या हो जाएगा? 0। देन क्लियर हुआ कि साइन 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना, चूंकि साइन 4 पाई कहलाता है 720। 4 पाई कहने का मतलब क्या है? 720, और साइन 720 अर्थात 4 पाई की वैल्यू होती है कितनी? 0। और जो साइन 0 है इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल क्या हो जाएगा? आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई।
इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देन हमारा बचेगा इनटू में क्या 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा 2 पाई से 4 पाई कितने टाइम्स कटा 2 टाइम्स, हाँ है ना। तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल क्या हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर बटे 2, हाँ है ना। या इसी को आप क्या लिख सकते हो आई आर एम एस इक्वल रूट आई जीरो बाई रूट 2, हाँ है ना। यहाँ पे 1 बाई रूट 2 की वैल्यू क्या रख सकते हो 0.707 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई जीरो, ये भी हमारा आई आर एम एस की वैल्यू भी। ये हमारा क्वेश्चन हुआ धारा का वर्गमूल मूलमान क्या है, समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था एसी परिपथ में, किसमें एसी परिपथ में हमें धारा की स्थितियां देखनी, क्या देखनी है धारा और वोल्टेज की स्थितियां देखनी है। उसके बाद हम एसी परिपथ में प्रतिरोध के लिए व्यंजक की गणना कर सकते हैं। एसी परिपथ में संधारित्र प्रतिघात अर्थात संधारित्र प्रतिरोध के लिए व्यंजक की गणना कर सकते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात प्रतिरोध की व्यंजक की गणना करते थे। पहले नंबर हम देखते हैं एसी परिपथ में, एसी परिपथ में वोल्टेज व धारा, वोल्टेज व धारा की स्थितियां, क्या तो बच्चे इसको ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी स्थिति है जब आवाज नहीं धारा व जब वोल्टेज व धारा, वोल्टेज व धारा समान कला में हो, कैसे हो समान कला में, हाँ है ना। जब वोल्टेज और धारा समान कला में हो, क्लियर है। तो देखो जब वोल्टेज और समान कला में होंगे तो इसमें हमें फर्स्ट नंबर जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष वोल्टेज व आई, टी के सापेक्ष वोल्टेज व आई मतलब वोल्टेज और धारा। इसके बाद दूसरा जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका फेजर आरेख, क्या बनेगा फेजर आरेख। इन तीनों को बहुत अच्छे से समझना है। यदि हम वोल्टेज और इसके बीच कलाएं बनाएं समय के सापेक्ष तो क्या होगी समान कला में, किस कला में है तो हमारा वोल्टेज और जो धारा होगी इनका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा उत्पत्ति स्थान एक ही होगा और उनके जो कटान बिंदु होंगे वो भी क्या होंगे एक ही होंगे क्योंकि समान कला में चला। ध्यान रखना हमेशा धारा वोल्टेज की कैसी चलेगी कलाओं में नीचे होगी, कैसी होगी जैसे मान के चलो यहाँ पे समय के सापेक्ष परिवर्तन दर्शा रहा है, इसमें वोल्टेज व हाँ है ना। अब धारा का ओरिजिन तो एक ही होगा लेकिन धारा हमेशा वोल्टेज की कैसी चलती है नीचे। समझ में आया, क्लियर है। ऊपर वाला हो गया क्या वोल्टेज, नीचे वाला क्या हो गया धारा, क्लियर है। अब यहाँ पे यदि इसका हम फेजर आरेख बनाए, क्या बनाए ये तो समय के साथ वोल्टेज और धारा के मान में परिवर्तन था। अब फेजर आरेख बनाए तो इसमें क्या होता है एक्स और वाई दो एक्सिस लेना है, एक्स और वाई हमने क्या ले लिए एक्सिस ले लिए। यहाँ पे यदि हमने देखा कि वोल्टेज और धारा कैसे जा रहे हैं समान कला में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं समान कला में, कैसे जा रहे हैं मान लो समझ लिए यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे क्या है धारा। अब एक्सेस पे यदि हमें रिप्रेजेंट नहीं करना तो दोनों की परिणामी स्थिति क्या ले लेंगे मिड कंडीशन ले लेंगे। जो किसके लिए दर्शाएगी ये वोल्टेज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है धारा के लिए, परिणामी रूप से। इतना समझ में आया, क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी धारा वोल्टेज से कैसी है पश्चगामी, धारा वोल्टेज की कैसी है अर्थात वोल्टेज धारा से कैसा है वोल्टेज धारा के से अग्रगामी, वोल्टेज धारा से कैसा है अग्रगामी, कैसा है अग्रगामी। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं जो धारा है क्या है वोल्टेज से पश्चगामी, कैसी है हाँ है ना। दोनों कॉमन स्थिति एक हुई, या तो हम वोल्टेज बोलते हैं धारा से कैसा है अग्रगामी, देन धारा ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाएगी वोल्टेज से पश्चगामी, बात तो एक ही हुई। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो आपको कुछ नहीं करना, वोल्टेज को ज्यों का त्यों रहने देना, वोल्टेज का जो हमारा पहले ग्राफ बनाया था ओरिजिनल जो था वही रहने देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है जी वोल्टेज और धारा है, वोल्टेज और धारा, और यहाँ पे क्या है टाइम के लिए शो कर रहा है
यहाँ पे यदि हम देखें ये तो हमारा वोल्टेज का ग्राफ ज्यों का त्यों बना, ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज है ना। अब धारा कैसी चल रही, पश्चगामी। कुछ नहीं करना, आपका जो ओरिजिन है उसको कहां से कर देंगे, नीचे से कर देंगे। कहां से कर देंगे, नीचे से। अब जब हमें कवर तो उतनी ही डिस्टेंस करना, जब हम लेट चलेंगे तो हमारी डिस्टेंस जो होगी कवर वो लेट होगी कि नहीं होगी, हाँ है ना। इस बिंदु की पहले ये पहुंच गए, जबकि हम पहुंचेंगे कब, बाद में, मतलब यहाँ तक समथिंग। तो इसका हमारा जो ग्राफ बनेगा हमेशा वोल्टेज के नीचे होगा, लेकिन कैसा कटान बिंदु प्राप्त होगा हमें, टाइम के अकॉर्डिंग रेट। आया समझ में, जी हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वोल्टेज से कैसी है, आया समझ में। इसके बीच हमें इसका फेजर आरेख बनाना है, आपका बनना यही है, बस इसमें चेंजेस क्या लाना है। अब देखो वोल्टेज कैसा हो गया, अग्रगामी, धारा कैसी है, पश्चगामी। मिड कंडीशन ये थी, तो मिड कंडीशन से हम या तो धारा को नीचे की ओर कर दें तो वोल्टेज अग्रगामी हो जाएगा, वोल्टेज को हम इस साइड रिप्रेजेंट कर दें। तो हमने वोल्टेज को अग्रगामी करना, जब ये धारा चल रही थी हमारी π/2, मतलब धारा कैसी है हमारी ओमेगा टी के साथ चल रही है, तो इसको क्या कर दें 90 डिग्री अग्रगामी करना, तो वोल्टेज का ग्राफ इस साइड कर दें, ये किसके लिए रिप्रेजेंट करने लगेगा, वोल्टेज। देन हमारा वोल्टेज क्या हो गया, π/2 कैसा हो गया, आया समझ में, हाँ है ना। वोल्टेज हमारा यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे ओनली क्या रहने दी, धारा रहने दी। 90 डिग्री अर्थात π/2 धारा वोल्टेज के सापेक्ष कैसी कर दी, आगे कर दिया कि नहीं कर दिया, तो वोल्टेज अग्रगामी हो गया और धारा कैसी हो गई आपकी ऊपर। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्थिति। कौन सी स्थिति है, थर्ड स्थिति। जहां पे भी समझ में ना आए पूछते चलना आप लोग, है ना। ये मत सोचना कि वीडियो बनना है तो मैं पूछना नहीं है। थर्ड कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन है वोल्टेज धारा से कैसा है, पश्चगामी, हाँ है ना। उदय यहाँ पे देखा जाए तो दैट कंडीशन क्या होगी, जब वोल्टेज धारा से कैसा है, तो धारा वोल्टेज से कैसी होगी, धारा वोल्टेज से कैसी होगी, अग्र, हाँ है ना। तो ग्राफ तो हमारा वही रहेगा, यहाँ पे क्या है, टी है, और यहाँ पे क्या है हमारा, बताओ आप लोग, वोल्टेज हुआ धारा, हाँ है ना। अग्रगामी करना है, ये तो हमारा जीव का त्यों रहेगा, क्लियर है। धारा अग्रगामी मतलब इसका जो ओरिजिन होगा कहां से हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा। अब जब पहले चलेगी तो पहले कटान बिंदु प्राप्त होंगे इसके लिए, आया समझ में। ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज, और ये हमारी क्या हो जाएगी, इसका फेजर आरेख बनाए। आपका सबसे आईएमपी टॉपिक है जी फेजर आरेख प्रणाली, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे आते हैं। कोई भी प्रतिरोध की गणना या मान के संधारित्र प्रतिघात है, संधारित्री पीढ़ी के प्रतिघात के लिए व्यंजक बोलेगा, लेकिन 100% बोलेगा समय के सापेक्ष वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलाओं में परिवर्तन है उसको समझाओ, और बोलेगा फेजर आरेख समझाओ। अब फेजर आरेख में हमें क्या करना है, मिड कंडीशन तो आपकी धारा की यही चल रही है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखा जाए तो अपन ने क्या लिया था, वोल्टेज, और यहाँ पे क्या लिया था, फर्स्ट वाले में ये लिया था ए एक्सिस थे x और ये क्या था y। अब हमें धारा कैसी करनी है, अग्रगामी करनी। यहाँ से धारा को हम हटा देंगे, यहाँ पे क्या रहने देंगे, वोल्टेज, और धारा को कहाँ पे कर देंगे, देखो 90 डिग्री कैसी हो गई, अग्रगामी हो गई कि नहीं हो गई, हाँ है ना। इतना समझ में आया, क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन है वोल्टेज और धारा की कंडीशनों के पश्चात जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एसी परिपथ में, किसमें, एसी परिपथ में, एसी परिपथ में प्रतिरोध के लिए व्यंजक की गणना करनी। किसके लिए व्यंजक की गणना करनी है, प्रतिरोध के लिए व्यंजक की गणना करनी है। गेट लगा तो आवाज नहीं जाएगी। अब क्वेश्चन है एसी परिपथ में प्रतिरोध के लिए व्यंजक, किसके लिए, प्रतिरोध के लिए हमें किसकी गणना करनी है, व्यंजक की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, व्यंजक की गणना करनी है। क्लियर है।
अब आपको थ्योरी में क्या लेके चलना पड़ेगा, देखो मैं आपके लिए यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। थ्योरी में अपन के लिए माना एसी परिपथ है, क्या है आपका एसी परिपथ। भैया अपन ने ये क्या बना दिया आपका एसी, हाँ है ना, क्या बना दिया एसी परिपथ है, जिसमें आर प्रतिरोधक, आर प्रति के तार को जोड़ा गया है, तार को जोड़ा गया है, हाँ है ना। तो यहाँ पे आर प्रतिरोधक का क्या जोड़ दिया अपन ने, तार जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, हाँ है ना। तब इतना समझ में आ गया। किसी क्षण वोल्टेज समीकरण, कौन सा वोल्टेज समीकरण, क्या हो जाए V बराबर V0 साइन, समीकरण कौन सा हो गया, इतना समझ में आया कि नहीं है, हाँ है ना। यदि परिपथ में, कहां पे परिपथ में कौन सी धारा बह रही है, आई, यदि परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही, कौन सी आई धारा प्रवाहित हो रही हो, क्या हो रही हो, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो क्या लग जाएगा, ओम का नियम, कौन सा ओम के नियम से, किस नियम से, ओम के नियम से, हाँ है ना। आर इक्वल क्या होता है V अपॉन आई, तो हम यहाँ पे आई इक्वल क्या ले सकते हैं, V अपॉन आर, मान रखने पर आई व V का मान, या चूंकि अब ध्यान रखना, चूंकि आई इक्वल क्या होता है आई जीरो साइन, धारा की हमारी इक्वेशन होती है प्रतिवर्ती धारा समीकरण, तो वैल्यू मान रखने पर आई व V का मान रखने, हाँ है ना। आई की वैल्यू क्या हो जाए आई जीरो साइन, देन V की वैल्यू क्या है V जीरो साइन डिवाइडेड बाई क्या है आर, साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी, आई जीरो इक्वल क्या हो गया V जीरो अपॉन क्या हो जाए आर, जिस समीकरण हमने सेकंड दे दिया और जिस समीकरण कौन सा हो गया हमारा। अब यदि हम समीकरण 3 को देखें, क्या देखें समीकरण 3 से, तो जो आई जीरो है समानुपाती है किसके, V जीरो के, अर्थात कैसी है समानुपाती वाली कंडीशन है, मतलब धारा का मान बढ़ाओगे तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो देन हम बोल सकते हैं कि समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं कि जो धारा व वोल्टेज है वो कैसे हैं, समान, इस कला में आया समझ में। समीकरण 3 को देखते हमें पता चलता है कि वोल्टेज और धारा कैसे हैं, समान कला में, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, अर्थात वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा और धारा का मान बढ़ाओगे तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, समान कला की कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई, अब जब समान कला में आएंगे तो समान कला में जो हमारा कलारिक बनता है, अभी बताया तो मैंने, वोल्टेज और धारा का जो ओरिजिन होगा वो एक ही होगा, और धारा हमेशा वोल्टेज की कैसी चलेगी, नीचे चलेगी, हाँ है ना। इतना समझ में आया कि नहीं है। और दोनों समान कला में, मतलब फेजर आरेख किस तरीके से बनेगा, यहाँ से यदि देखा जाए, ये हमारा क्या हो गया, टी के सापेक्ष वोल्टेज व धारा के मान में परिवर्तन हो गया। मैंने आगे इसके पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं, तो वहां से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यदि हम यहाँ से देखें, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा क्या है वाई, दोनों समान कला में, मतलब ये वोल्टेज हो गया और ये क्या हो गई धारा, मिड कंडीशन से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे आ गया वोल्टेज और यहाँ पे आ गई, और ये एंगल चल रहा है वो क्या चल रहा है, आशा करते हैं आपके लिए समझ में आया होगा, समझ में आ गया। यस सर। ये था हमारा एसी परिपथ में प्रतिरोध के लिए। अब एसी परिपथ में संधारित्री प्रतिरोध के लिए व्यंजक कौन सा, एसी परिपथ में संधारित्री, अर्थात जो एसी परिपथ में संधारित्री प्रतिरोध होता है, प्रेरकीय प्रतिरोध होता है, उसे बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं, एसी परिपथ में संधारित्री प्रतिघात, संधारित्री प्रतिघात के लिए व्यंजक की गणना करनी। क्वेश्चन बच्चा समझ में आया। ध्यान रखना, एसी परिपथ के 12th क्लास के एसी परिपथ के सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। इन 4-5 क्वेश्चनों में एक 4 नंबर क्वेश्चन आएगा 99%। इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना और बार बार देख के इसको क्लियर करना। देखो यहाँ पे अब क्या है आपका एसी परिपथ में संधारित्री प्रतिघात।
तो संधारित्र प्रतिघात का पहले नंबर तो संकेत क्या होता है, XC होता है। क्या होता है, और जो हमारा व्यंजक आएगा वो क्या आएगा, 1/ωc आएगा। ये हमें क्या करना है, शो करना है, अर्थात प्रूव करना है। XC इक्वल अर्थात संधारित्र प्रतिघात इक्वल 1/ωc। क्या होता है, ωc। आपके लिए वही कंडीशन है, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो अपन के लिए लेना क्या है, एसी परिपथ लेना है। क्या लेना है, एसी परिपथ। एसी परिपथ में क्या लगा दोगे आप, संधारित्र लगा दो। क्या लगा दोगे, जैसे ही संधारित्र लगा दोगे उसमें जैसे ही उसमें संधारित्र लगाओगे तो उसके स्रोत पर वोल्टेज क्या उत्पन्न हो जाएगा, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। हाँ है ना, वह नींद पूरी नहीं हुई क्या तुम्हारी घर पे, जहाँ सो रहे हो। यहाँ पे देखा जाए, माना एसी परिपथ है। क्या है, एसी परिपथ है जिसमें संधारित्र को जोड़ा गया है। क्या किया गया है, हाँ है ना। ये अपन ने क्या बना दिया, एसी परिपथ बना दिया। यहाँ पर क्या जोड़ दिया, संधारित्र जोड़ दिया। देन इसके स्रोत पर जो वोल्टेज उत्पन्न हो गया वो क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इतना समझ में आया, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आया ना। एसी परिपथ में संधारित्र को जोड़ा गया है, ये जोड़ दिया, और इसमें क्या उत्पन्न हो गया, सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न हो गया। क्या है वो, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इतना समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब यदि देखा जाए, यदि संधारित्र को प्राप्त आवेश, संधारित्र को प्राप्त आवेश Q हो, क्या हो, Q हो, तो आपने सेकेंड चैप्टर में संधारित्र में पढ़ा होगा, संधारित्र की परिभाषा से। किससे, संधारित्र की परिभाषा से। क्या होता है, C इक्वल Q अपॉन, C इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V। हाँ है ना, इतना समझ में आया। C इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V। देन यहाँ पे हम Q की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल क्या हो जाए, C इंटू V। यदि हम V की वैल्यू पुट करते तो C इक्वल क्या हो जाए, Q इक्वल क्या हो जाए, C V0 साइन। समीकरण कौन सा हो गया ये, हाँ है ना। अब चूंकि किसी क्षण t पर, किसी क्षण धारा, किसी क्षण t पर I धारा स्वानी, तो I इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, मतलब dq अपॉन dt को क्या कहते हैं, धारा। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, d, q की वैल्यू d अपॉन dt, q की वैल्यू क्या है, समीकरण 2 में c इंटू V0 हाँ है ना। इतना समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पे देखें, अर्थात साइन ओमेगा टी का हम यहाँ पे जो dt दिया, d अपॉन dt किसके लिए शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन के लिए शो कर रहा है। किसके लिए शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन के लिए शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देन कांस्टेंट वैल्यू t के सापेक्ष जो है यहाँ पे निकाल दें, बाहर रिप्रेजेंट कर दें, तो जो I इक्वल वैल्यू हो जाएगी c इंटू V0। डिफरेंशिएशन क्या होगा, d अपॉन dt किसका हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, c इंटू V0 साइन, साइन का क्या होगा, कॉस, क्या होता है, ओमेगा टी, क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। और जो हमारा एक्स्ट्रा फंक्शन है वो हमारा कहाँ पे आएगा, इनटू में आएगा। किसमें आएगा, इनटू। अर्थात डी ओमेगा टी में एक्स्ट्रा फंक्शन जो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन के लिए वो क्या है, टी के साथ ओमेगा होगा, तो वो कहाँ पे आएगा, इनटू में। हाँ है ना। ये साइन ओमेगा टी का हमारा डिफरेंशिएशन होता है, कॉस इंटू कॉस ओमेगा टी। देन हमारा आई इक्वल क्या हो जाएगा, सी इंटू V0 इंटू क्या हो गया, ओमेगा, और हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, कॉस ओमेगा। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना, जो यहाँ पे कॉस के रूप में है, किसके रूप में है, लेकिन हमें सारी वैल्यू किसके रूप में लेके चलनी है, साइन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लेके चलनी है, तो हमारा एक सूत्र हम पुट करेंगे, कॉस ओमेगा टी इक्वल हम लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। हाँ है ना, क्लियर है। इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू ओमेगा इंटू सी, आगे पीछे कर दिया, और ये क्या है, V0, और साइन कॉस को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, साइन।
π/2 प्लस ओमेगा। हाँ है ना। कुछ लोग यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि संधारित्र प्रतिघात में हमेशा धारा कैसी होती है, अग्रगामी। तो आप प्लस फॉर्मूला लगाओगे ना कि माइनस फॉर्मूला। माइनस भी होता है बट लगाओगे कौन सा, प्लस, क्योंकि धारा को कैसा करना है, अग्रगामी। अब जो हमारी इक्वेशन है, क्या इसके लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I बराबर ओमेगा सी इंटू V0 साइन। अब चाहे ओमेगा टी को पहले लिख दो या π/2 को पहले लिख दो, बस हमें इतना पता होना चाहिए धारा है जो जिस कोण से चल रही थी अर्थात ओमेगा टी, उसके सापेक्ष कैसी है, π/2 डिग्री अग्रगामी करना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, π/2 बाद में लिख दिया। बात तो वही, चाहे ओमेगा टी प्लस π/2 करो, चाहे π/2 प्लस ओमेगा टी। इतना समझ में आ गया। हाँ है ना। ए हमारा समीकरण कौन सा हो गया, कितना हो गया, थर्ड। कौन सा हो गया, थर्ड। तब प्रत्यावर्ती धारा समीकरण कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। हाँ है ना। लेकिन ध्यान रखना, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग रखें। कंडीशन हमारी कैसी चल रही है, अग्रगामी चल रही धारा। हाँ है ना। तो धारा को हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन पे ले जाएंगे, अग्रगामी कंडीशन। किसमें ले जाएंगे, अर्थात एंगल क्या था, ओमेगा टी। ओमेगा टी के सापेक्ष अग्रगामी जाना, मतलब वो क्या है, प्लस π/2। ये वाला थीटा चलेगा कि नहीं चलेगा। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, चौथा। कौन सा हो गया, तो समीकरण 3वां 4। समीकरण 3वां भैया जी, आई की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। हाँ है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा सी इंटू V0। और यहाँ पे क्या है हमारा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इतना समझ में आया। साइन ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल। अब बचा क्या, I0 ओमेगा सी इंटू। हाँ है ना। यदि हम V0 को नीचे लेके आए तो हमारा क्या हो जाएगा, I0 बाई क्या हो जाएगा, V0 इक्वल क्या बचा, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, V0 बाई I0 इक्वल 1 ओमेगा सी। पलट के लिखिए। हाँ है ना। अब ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, वोल्टेज अपन धारा शिखर माने। हाँ है ना। तो हमारा प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, संधारित्र प्रतिघात में जो प्रतिरोध यूज हो रहा है वो किसके रूप में हो रहा है, संधारित्र प्रतिघात के रूप में। अर्थात संधारित्र प्रतिघात का संकेत क्या होता है, x। ओम के नियम से जो प्रतिरोध की वैल्यू रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, x रखी जाएगी। इसकी जगह पे आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, x। हाँ है ना। क्योंकि ओम के नियम से V/I क्या होता है, R के रूप में यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, x। क्या हो रहा है, तुम्हारा x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 ओमेगा सी। और लास्ट में क्या आएगा, मात्रा। हाँ है ना। ये था हमारा संधारित्र प्रतिघात के लिए। इतना समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, थ्योरी के अनुसार डायग्राम बनाया। संधारित्र में हमेशा आवेश दिया जाता है, तो आवेश इक्वल के रूप में परिभाषा से परिभाषा डेफिनेशन कैसे क्या रखेंगे, C इक्वल Q/V। समीकरण 1 2 बन गए। अब बस क्षण पर हमें क्या लगाना, धारा प्रवाह की कंडीशन लगा देनी है। इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन की कंडीशन बनेगी। डिफरेंशिएशन कंडीशन लगने के पश्चात cos को sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आ जाएगा। जो वैल्यू बचेगी उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, संधारित्र प्रतिघात। इतना समझ में आया। ये तो अभी संधारित्र प्रतिघात के लिए व्यंजक हुआ। अब हमें बनाना है समय के सापेक्ष ग्राफ बनानी। क्या बनानी है, समय के सापेक्ष ग्राफ। हाँ है ना। अब यदि यहाँ पे देखा जाए, यदि हम इसको सॉल्व करते समय आगे बढ़ते हुए देखें, समीकरण 4 व समीकरण 1 देखें, समीकरण 4 व समीकरण 1 से। हाँ है ना। 4 का कंडीशन क्या है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस क्या थी, π/2। ये हमारा समीकरण कौन सा है, 4 है। यदि हम समीकरण 1 देखें तो क्या था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यदि वोल्टेज के सापेक्ष देखा जाए, इसका थीटा क्या जा रहा है, प्लस π/2 जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ है ना। देन हम कह सकते हैं धारा वोल्टेज से कैसी है, अग्रगामी। क्या है, ग्राफ बनाएं। यहाँ पे टी के सापेक्ष परिवर्तन होना है, इसमें होना है वोल्टेज व धारा। हाँ है ना। ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज के लिए शो कर रहा है, किसके लिए, धारा अग्रगामी करनी। मतलब ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, वोल्टेज के अबव होगा, मतलब ऊपर से। आया समझ में। यहाँ पे हमें कल आरेख फेजर आरेख बनाना है। फेजर आरेख हमारी मिड कंडीशन क्या, फेजर आरेख जो पुराना वाला डायग्राम था उसको देखते हुए बनाएंगे। मिड कंडीशन क्या है, मिडिल कंडीशन जे है। एक इसके लिए शो कर रहा है वोल्टेज, यहाँ पे क्या है धारा, लेकिन धारा को कैसा करना है,
ये तो हमारा वोल्टेज हो गया ओमेगा टी। क्या हो गया? अब पाई बाई 2 हमें क्या करना है? धारा को अग्रगामी करना है। 90 डिग्री का कोण बना के हमने क्या कर दी? धारा को वोल्टेज के सापेक्ष क्या कर दिया? पाई बाई 2 अग्रगामी। समझ में आया? कंफर्म? वीडियो कंफर्म चल रहा है? इतना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब हमें जो गणना करनी है वो क्या है? एसी परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात के लिए। किसके लिए? प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात अर्थात प्रेरकीय प्रतिघात का संकेत क्या होता है? एक्सएल। क्या होता है? और जो एक्सएल की वैल्यू आती है वो क्या आती है? ओमेगा एल आती है। कितनी आती है? अर्थात अब जो आपके लिए शो करना है एसी परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात अर्थात एक्सएल इक्वल ओमेगा एल। आए ना? ध्यान से समझते चलना। डेरिवेशन में बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा ही। अब देखो हमें क्या देखना है? प्रेरकीय प्रतिघात देखना है। क्या देखना है? प्रेरकीय प्रतिघात देखना है। क्लियर है? सनी समझ में आ रहा है? ये दोनों कॉपी पेस्ट हैं। पता नहीं एक अलग अलग कहां से हो गए। होना तो एक ही जगह था, भगवान भूल गए। बस बस अब यहाँ पे क्या है? माना एसी परिपथ। क्या है? एसी परिपथ। हाँ है ना? तो अपन ने क्या बना दिया बच्चा? एसी परिपथ बना दिया। क्या बना दिया अपन ने? ये साइन हो गया जिसमें बात नहीं करो पीछे, जिसमें प्रेरकीय प्रतिघात को जोड़ा गया। किसको? प्रेरकीय प्रतिघात को जोड़ा गया। प्रेरकीय प्रतिघात को यहाँ पे क्या जोड़ते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। ये तो प्रतिरोध का साइन ये होता है प्रेरकीय। हाँ है ना? जोड़ दिया। प्रेरकीय प्रतिघात को जोड़ा गया है। तब वोल्टेज समीकरण कौन सा? वोल्टेज समीकरण हमेशा होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा। समीकरण कौन सा हो गया? यदि परिपथ में I धारा प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित हो रही। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? यदि, ध्यान से समझना, यदि परिपथ में I प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित हो रही हो। जैसे ही I धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा? किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है स्वामी? किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रतिरोध विद्युत वाहक बल किसका परिमाण होता है? विभवांतर का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द्वितीय नियम